हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट कॉमर्स। तो हम पढ़ रहे हैं कॉन्टेम्प्रेरी अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर एमर्जेंस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं। और हम पढ़ रहे हैं फेसेस, जिसमें हम फर्स्ट फेज भी ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड फेज, जिसे डेवलपमेंट फेज और पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीरियड भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस वॉज अ पीरियड इन विच मैक्सिमम डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस टुक प्लेस। तो ये एक ऐसा पीरियड था जिस टाइम में क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटिंग के थ्योरीज में, उनकी प्रैक्टिसेस में डेवलपमेंट देखने को मिली। ठीक है। दिस वॉज अ पीरियड व्हेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज एट पीक अराउंड 1860। तो ये एक ऐसा पीरियड था जिस टाइम में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट होना पीक पे थी। कैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट की जा रही थी। क्यों? क्योंकि ताकि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होगी उतना ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। ठीक है। अगर इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट होगी तो हमारी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री की डेवलपमेंट होनी है ना। तो इसलिए क्या हुआ कि इस टाइम में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट हो। ठीक है, जिससे हमारी इकोनॉमी भी डेवलप हो। मसल्स वर रिप्लेस्ड बाय मशीन्स। मसल्स की यहाँ पे बात हो रही है वर्कर्स की। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वर्कर्स को जो क्या था मशीन से रिप्लेस कर दिया। हालांकि अभी भी वर्कर्स काम करते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ में क्या होता है, फैक्ट्रीज़ में क्या होता है कि मशीन्स होती हैं। ज़्यादातर वर्क्स मशीन से करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वर्कर्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो लंबे समय तक काम कर सके। ऐसा तो नहीं है कि हम 24 घंटे वर्कर्स से काम करवा सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है ना। तो क्या होता था कि फैक्ट्रीज़ में जो फैक्ट्री वाले होते थे, जो उन्होंने अपना टारगेट सेट किया होता था कि इतनी प्रोडक्शन हमने करनी है इतने टाइम पीरियड में। तो वो क्या होता था, उनसे ना अचीव नहीं हो पाती थी अपना टारगेट, जो उन्होंने गोल सेट किया था वो उनसे अचीव ही नहीं हो पाता था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, मशीन्स को लगाया, क्योंकि मशीन्स बिना थके काम कर सकती हैं। तो मशीन्स से क्या हुआ, उनकी जो प्रोडक्शन का लेवल है वो भी इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, अपना जो टारगेट है वो भी ईजीली जो है अचीव कर पाए वो। डोमेस्टिक ट्रेड सिस्टम वॉज चेंज टू फैक्ट्री सिस्टम। तो डोमेस्टिक ट्रेड सिस्टम को फैक्ट्री सिस्टम से चेंज कर दिया गया। क्यों? डोमेस्टिक ट्रेड सिस्टम में क्या होता था कि पहले क्या होता था कि जो लोग होते थे वो जस्ट अपनी कंट्री में ही ट्रेडिंग करते थे। ठीक है, तो उन्हें फैक्ट्री सिस्टम में बदल दिया गया। फैक्ट्री सिस्टम में क्या हुआ कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा होने लगी। ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगी तो एक्सपोर्ट भी कर जाने लगी चीज़ें। ठीक है, जो अब्रॉड है किसी दूसरी कंट्री में। ठीक है, कंट्रीज़ में क्या होने लगा, एक कंट्री दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, डेवलपमेंट देखने को मिली। ठीक है, कॉरपोरेशन वॉज रिगार्डेड एज सेपरेट एंटिटी। तो यहाँ पे कॉरपोरेशन का मतलब किसी कंपनी की बात करें कि कंपनी को एक सेपरेट एंटिटी दे दी गई। सेपरेट एंटिटी से यहाँ पे क्या मतलब होता है कि ऐसी कंपनी, क्योंकि कंपनी के पास क्या होती है, अपनी लीगल राइट्स होते हैं, अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं, कंपनी के पास अपनी कॉमन सील होती है। ठीक है, तो उसे एक सेपरेट एंटिटी का नाम दिया गया कि कंपनी के मेंबर से कंपनी की एंटिटी सेपरेट है। ठीक है, उनके पास अपनी एंटिटी है, कंपनी की एक अपनी अलग एंटिटी है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी वॉज ओवर। कॉन्सेप्ट क्या था अनलिमिटेड लाइबिलिटी का, वो भी ओवर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि क्या होता था अनलिमिटेड लाइबिलिटी का यहाँ पे क्या मतलब होता था, जैसे मान लो कंपनी ने डेट लिए है, ठीक है, अपनी कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए। तो क्या होता था कि कभी कभी ऐसा होता था कि कंपनी इतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती थी कि अपने डेट को रीपे कर पाए। तो अगर उनकी लाइबिलिटी क्या होती थी, अनलिमिटेड होती थी, तो अब जो जिनसे उन्होंने डेट लिया होता था, मानो बैंक से उन्होंने लोन ले लिया है ना, तो अगर उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती थी तो उनके जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती थी ना, तो वो भी यूज़ कर ली जाती थी अपनी जो भी उनके लोन की अमाउंट है ना उसको कवर करने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया गया, ओवर कर दिया गया। ठीक है, तो क्यों क्या हो गया फिर, जो भी मेंबर्स होते थे कंपनी के, उनकी जो लाइबिलिटी थी ना वो लिमिटेड कर दी गई। Absentee owners were interested only in getting return on their investments. So absentee owners क्या होते थे, ऐसे owners होते थे जिनका जो पता क्या होते हैं, जो कंपनी में ओनर्स तो होते हैं वो, पर वो पर्सनली उन्हें वर्क को मैनेज नहीं करते होते। ठीक है, तो ऐसे ओनर्स क्या होते थे, सिर्फ इंटरेस्टेड होते थे, उन्हें सिर्फ मतलब होता था कि उन्हें प्रॉपरली रिटर्न मिलने चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट पे टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है, तो उन्हें कैसे रिटर्न्स कैसे मिलते थे, नेट प्रॉफिट, जो जो भी प्रॉफिट होता था कंपनी को आफ्टर टैक्स और इंटरेस्ट को पे करने के बाद जो भी उनके पास प्रॉफिट बचता था,
ठीक है, उस प्रॉफिट में जितना परसेंट इन ओनर्स को मिलना चाहिए, ठीक है, टाइम टू टाइम वो रिटर्न उनको मिलते थे। दिस लेड टू चेंज इन एम्फोसाइज फ्रॉम बैलेंस शीट टू इनकम स्टेटमेंट। तो जैसे इसमें हमने बात की कि जो नेट प्रॉफिट बचता था उन्हें इंटरेस्ट और टैक्स पे करने के बाद, तो इससे क्या होता था, चेंजेस आती थी। कैसे, जैसे पहले कोई भी इंटरेस्ट जैसे हमने कोई बैंक लोन लिया, उन्हें इंटरेस्ट देना है, ठीक है, टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। इन दोनों को पे करने से पहले हमारे पास प्रॉफिट जो होता है वो कुछ और होता है, पर इसको पे करने के बाद हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है ना। तो इससे क्या होता है कि वो यही बोल रहे हैं कि इनकम स्टेटमेंट में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। There was separations between the management and ownership, which led to get accounts auditor for authenticity of financial statements being submitted, which resulted in development of financial auditor। तो क्या होता था, कह रहे हैं कि मैनेजमेंट और ओनरशिप में सेपरेशन देखने को मिलती थी, ठीक है। कैसे कि जो भी अकाउंट्स होते थे, जो मैनेजमेंट के अकाउंट्स होते थे, ठीक है, कि क्या क्या वर्क परफॉर्म हो रहे हैं, तो क्या होता था कि जो ओनर्स होते थे ना, उनके पास ये क्या होती है, अथॉरिटी होती थी कि वो ऑडिट कर सकते हैं उनके अकाउंट्स को। ऑडिट करना मीन्स चेक वेरीफाई कर सकते हैं उनके रिकॉर्ड्स को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट होगी, ठीक है, उनको क्या कर सकते थे, वो वेरीफाई और चेक कर सकते थे ताकि पता चले कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस में जा रही है कंपनी या नहीं, ठीक है, कोई इलीगल वर्क तो नहीं परफॉर्म करी, ऐसे। प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिबिलिटी ऑल्सो गॉट प्रोमिनेंट इन दिस पीरियड। तो प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन, जैसे हमने बोला यहाँ पे कि वेरीफाई करते थे, तो यही बोल रहे हैं कि ऐसा प्रिंसिपल लाया गया ताकि अथॉरिटी हो ओनर्स के पास कि वो अपने जो भी अपनी कंपनीज है उसके रिकॉर्ड्स को वेरीफाई कर सकती है, ताकि उसे टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि क्या वर्क परफॉर्म हो रहे हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड अकाउंटिंग expanded rapidly because of rapid growth in trade and industry in the USA and Western Europe। तो इस टाइम में क्या हुआ कि रैपिडली क्या हुआ, एक्सपेंशन देखने को मिली, इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। क्यों 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 हुआ इंक्रीमेंट, क्योंकि ट्रेड में भी ग्रोथ देखने को मिली, इंडस्ट्रीज में भी ग्रोथ देखने को मिली यूएस और वेस्टर्न यूरोप में। The number of accounting principles and conventions and concepts were developed during this period, like principle of cost, revenue and matching got prominent। तो इस टाइम में क्या हुआ, बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लाए गए, कन्वेंशंस लाए गए, कॉन्सेप्ट लाए गए। क्यों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट को क्यों लाया गया, क्योंकि इनके बिहाफ पे ही हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। क्यों, क्योंकि ताकि एक्यूरेसी बनी रहे, ठीक है, इसके लिए कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, उनके बिहाफ पे हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो बहुत सारे नंबर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया गया, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स लाए गए कि कैसे कितना खर्चा हो रहा है पता चले हमें, रेवेन्यू कितनी इनकम हो रही है, ठीक है। मैचिंग गॉट प्रोमिनेंट, मैचिंग करके देखना मीन्स में मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है ना कि मैच करके देखना प्रीवियस ईयर में क्या हो रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या कितना में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे। Stewardship reporting was prominent, hence inventory began to be valued at historical cost। तो क्या हुआ, स्टीवनशिप ने एक रिपोर्टिंग निकाली, उन्होंने बोला कि इन्वेंट्री बिगेन टू बी वैल्यूड। इन्वेंट्री बिगेन टू बी वैल्यूड में इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हम स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं ना, तो स्टॉक की भी वैल्यूएशन करनी स्टार्ट कर दी गई, किस बेसिस पे, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे, ठीक है, स्टॉक की हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे वैल्यूएशन करनी शुरू कर दी गई। द कंसेप्ट ऑफ डेट कैपिटल गिव बर्थ टू द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिज्म टू द अप्लाइड वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो डेट कैपिटल कॉन्सेप्ट लाया गया। डेट कैपिटल कॉन्सेप्ट क्या होता था कि कैपिटल को इंक्रीज किया जाता था, कैपिटल की इंक्रीमेंट की जाती थी डेट से। जैसे हमने लोन लिया, लोन से हमने क्या किया, कैपिटल को इंक्रीज किया अपनी, तो इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिज्म लाया गया। प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिज्म में पता क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, जितना उसको गेन होता है ना, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे वो गेन को ही शो करती है। ऐसा क्यों करती है, ताकि लोन ले तो जो, मान लो कि अगर बैंक से लोन लेना है, बैंक हमें लोन क्यों देगी, वो देखेगी ना पहले कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या होता था, वो जो भी गेन होता था कंपनी को, वो जस्ट अपना गेन को ही रिकॉर्ड करती थी ताकि उन्हें डेट लेने में आसानी हो सके, ठीक है। टैक्स अकाउंटिंग एंड टैक्स प्लानिंग वर ऑल्सो डेवलप्ड इन दैट पीरियड। टैक्स अकाउंटिंग और टैक्स प्लानिंग को भी डेवलप किया गया। टैक्स अकाउंटिंग क्यों, क्योंकि जैसे
कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो भी वो प्रॉफ़िट अर्न करेगी उस पे गवर्नमेंट को कुछ टैक्स तो जाएगा ही, है ना, कितने परसेंट भी होगा उनके प्रॉफ़िट के अकॉर्डिंगली। तो टैक्स अकाउंटिंग भी लाई गई ताकि टैक्स को कैलकुलेट करने में आसानी हो, ताकि हमें पता चल दे जो भी कंसेशंस वगैरह मिलती है हमें गवर्नमेंट की तरफ से, है ना, डिडक्शंस मिलती हैं, वो भी हमें मिले, ठीक है। इसके लिए क्या हुआ, टैक्स अकाउंटिंग को लाया गया। तो ये हमने पढ़ा सेकंड फेज़ जिसका नाम था डेवलपमेंट फेज़। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और इसके थर्ड फेज़ जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।